ओके सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज आपका लेक्चर नंबर 3 है ऑफ योर चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम अपने पेंडिंग टॉपिक्स कवर करेंगे। उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आप लोग लिखेंगे क्लास में, एंड देन हम एक समरी लिखेंगे जो कि आप मेरे साथ साथ ही करेंगे। सो समरी लिखने से पहले अगर आपने अपनी पुराने 2 लेक्चर्स रिवाइज नहीं करे होंगे तो वो समरी लिखना बहुत ही यूजलेस होगा। तो आप लोग प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि इस क्लास से पहले ही आपने वो बाकी के जो लेक्चर्स हैं वो रिवाइज करे हों, की पॉइंट्स लर्न करे हों, क्योंकि जो हम एंड में समरी लिखेंगे वो हम क्लास में ही साथ साथ लिखेंगे। एंड आई वांट कि आप लोगों को जो की पॉइंट्स हैं वो याद रहें। ओके सो पहले एक क्विक रिविजन हमारे लास्ट लेक्चर की। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्म क्यों होनी चाहिए, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और उसके बाद हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी। फिर हमने बात करी थी ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। सो आइए सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल की इंपॉर्टेंस से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल की पॉइंट्स। सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है? बिकॉज इट हेल्प्स इन द इफेक्टिव यूज ऑफ द फिजिकल रिसोर्सेज। सेकेंड, हम क्या कहते थे कि इट हेल्प्स इन हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, कि फिजिकल कैपिटल जो है उसकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें एजुकेटेड वर्कफोर्स चाहिए, इसीलिए हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम कहते थे कि ह्यूमन कैपिटल प्रमोट करता है इनोवेशन, इन्वेंशन एंड द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट क्या था कि ह्यूमन कैपिटल अगर हम इंक्रीज करेंगे सो दैट इज गोना हेल्प इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एटीट्यूड। फिर हमने बात करी थी इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, अगर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाए सो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर हमने बात करी इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हुई यानी एजुकेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड हुई, आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड हुई, तो आपका ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगा, एंड देन इट हेल्प्स इन द कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सो ये हमने पढ़ी थी इंपॉर्टेंस of human capital। उसके बाद हमने डिस्कस करी थी व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ वर्क तो कर रहे हैं बट इसमें क्या क्या हिंड्रेंसेस, क्या क्या हर्डल्स आ रहे हैं हमें। सो सबसे पहले हमने पढ़ा था इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, कि हम चाहते तो हैं ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज हो, फॉर्मेशन इंक्रीज हो, उसकी हम बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करें, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, बट उतने सफिशिएंट रिसोर्सेज ही नहीं है इकोनॉमी में जितने चाहिए। उसके बाद हमने बात करी थी कि सीरियस इनएफिशिएंसीज, कि अगर एक पर्सन एजुकेटेड भी होता है, उसके पास सारी एजुकेशनल स्किल्स भी हैं, बट 2 सिनारियोज इसमें हो सकते हैं कि इवन इफ ही इज एजुकेटेड ही माइट बी अनएम्प्लॉयड, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है मार्केट में। और दूसरा हमने पढ़ा था ही माइट बी अंडर एम्प्लॉयड, कि उसकी स्किल्स के हिसाब से, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसके पास प्रॉपर जॉब नहीं है, ही इज अंडर एम्प्लॉयड इन दैट जॉब। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन में हमने पढ़ा था कि पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम इंडिया टू अदर countries in search of better job opportunities, better quality of life, better payrolls. So this is causing a lot of brain drain in the economy. उसके बाद हमने पढ़ा था हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कि मेजर प्रॉब्लम एक और क्या हो रही है कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। सो पर पर्सन जो भी आपका रिसोर्सेज है वो रिड्यूस डाउन होता जा रहा है। उसके बाद देयर आर सेवरल इम्बैलेंसेज। देन वी स्टडी द लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, कि इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं क्रिएट हो रही, एंड देन वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो ये हमारी मेजर प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंस होता है। सो ह्यूमन कैपिटल कहती है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए आपको एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इंटीग्रल हैं प्रोवाइड करनी, वेयर एज ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कहती है? वो कहती है कि एजुकेशन और हेल्थ केयर जो है वो बेसिक राइट ऑफ अ ह्यूमन है। ऐसा नहीं है कि ये आपको प्रोवाइड करनी है, ये ह्यूमन का बेसिक राइट है, ही हैज़ द राइट टू एक्सेस एजुकेशन एंड health. Okay, so human capital treats humans as a means of increasing production. वो कहते हैं कि आप जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ह्यूमंस में इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, अगर वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है तभी वो इन्वेस्टमेंट आपका फ्रूटफुल है। बट ह्यूमन डेवलपमेंट हमें क्या कहती थी? वो कहती थी कि एजुकेशन और हेल्थ केयर जो है हमें बेसिक प्रोवाइड करना ही करना है, चाहे वो प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज ला रहा है या
नहीं ला रहा। ओके, सो उसके बाद हमने कुछ पढ़े थे क्वेश्चंस की आर्ग्यूमेंट इन फेवर कि अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और हम कहते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन होनी चाहिए क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करती है एक तरीके से। फिर हमने पढ़ा था कि मेंशन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी हेल्थ केयर में आती है जैसे कि ICMR, और जो हमारी एजुकेशन में आती है जैसे कि NCERT या फिर UGC दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सो ये हमने 1 मार्क का क्वेश्चन के लिए बेसिकली पढ़ा था। उसके बाद हमने कहा था कि हाउ कैन द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन बी एक्सप्रेस्ड, सो एज अ परसेंटेज ऑफ द GDP एंड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देन वी स्टडीड ओके, सो नाउ वी आर गोना स्टडी द क्वेश्चन नंबर 13। अभी तक हमने 12 क्वेश्चंस कवर करे। इसके बाद मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिक्टेट करूंगी, प्रॉबेबली अ फ्यू 1 मार्कर्स या आपके कुछ अगर NCERT के मिस हो गए हों, एंड उसके बाद हम लास्ट के 15-20 मिनट्स में अपने पूरे चैप्टर की समरी लिखेंगे। ओके, so list down the important points with regard to government expenditure. So government spends more on the elementary education. So elementary education क्या होती है आपकी? Primary education and middle school education, that is your education till class 12th. Okay, so elementary education takes a major share of the total education expenditure. Share of higher or tertiary education like college or some institutions is the least. सो गवर्नमेंट का बेसिक फोकस क्या है? ऑन द एलिमेंट्री एजुकेशन। देन एक्सपेंडिचर ऑन टर्शरी एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। सो ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट स्पेंड्स, आप लोगों को ये विजिबल है या? So on an average government spends less on the tertiary education. However, the education per student in the tertiary sector is higher than that of the elementary education, but it does not mean that the financial resources should be conferred from tertiary to the elementary education. As we expand school education, we need more teachers who are trained in the higher education institution. तो वो क्या कहते हैं कि अब expenditure on the tertiary sector is also important. So government spends less on the tertiary sector and spends more on the elementary sector. However, the expenditure per student in tertiary sector is higher. कि जितना खर्चा आपका tertiary sector में होता है, यानी जब आप कॉलेज जाते हैं या फिर आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन थी, दैट इज़ योर स्कूलिंग। सो वो कहते हैं कि बट इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर सारा टर्शरी सेक्टर में चला जाए, बट एट द सेम टाइम हमें स्कूल्स में भी वही टीचर्स चाहिए होते हैं जो बहुत ही वेल एजुकेटेड होते हैं, जिनके पास प्रॉपर डिग्री हो। ओके, सो देयर इज अ बैलेंस दैट नीड्स टू बी मेंटेन। सो पहला हमने बात की एक्सपेंडिचर ऑन द एलिमेंट्री और दूसरा टर्शरी। नाउ डिफरेंस इन द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी अक्रॉस स्टेट्स। So in 2014-15, the per capita education expenditure differed considerably across states, from as high to 34,651 in Himachal to as low as 4,088 in Bihar. So this leads to difference in the educational opportunities and attainment across state. कि हर एक state में educational expenditure इतनी vast difference से हो रहा था। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, सो आप लोग इसको बस रीड आउट करिएगा। आपके जो पहले क्वेश्चन जैसे कि सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और योर प्रॉब्लम्स, दोज आर मोर रेलेवेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। ओके, सो डिस्कस द एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन इंडिया। इंडिया में जो जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। सो एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन अ कंट्री आर इंडिकेटेड इन टर्म्स ऑफ 3 थिंग्स। सो ये आपका 1 मार्कर आ सकता है, इधर से वो पूछ सकते हैं व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशनल सेक्टर। सो इंडिकेटर्स आपके कौन से होते हैं? पहला होता है एडल्ट लिटरेसी रेट, देन प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन रेट एंड यूथ लिटरेसी रेट। सो सबसे पहला एडल्ट लिटरेसी, प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन रेट एंड यूथ लिटरेसी। तो ये आपके 3 इंडिकेटर्स हो सकते हैं, ये आपके 1 मार्कर टाइप क्वेश्चन आ सकता है। सो पहले बात करते हैं एडल्ट लिटरेसी की। एक सेकेंड, मैंने आपको लास्ट वाले का एक बार आंसर नहीं दिखाया प्रॉपरली, तो आप प्लीज़ क्वेश्चन देखिए and then उसका आंसर नोट डाउन करिए। So just pause the video over here and note that down. 1 second. Yeah. Okay. Pause and note. Then second, again pause and note.
ओके। देन आपका थर्ड पॉइंट, अगेन पॉज एंड नोट। ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू द 14th क्वेश्चन। पहले सुन लीजिए, फिर मैं आपको बाद में एक एक करके दिखा दूंगी पॉइंट्स। सो एडल्ट लिटरेसी रेट हम सबसे पहले बात कर रहे थे। सो एडल्ट लिटरेसी रेट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ द लिटरेट एडल्ट पॉपुलेशन टू द टोटल एडल्ट पॉपुलेशन इन अ कंट्री। कि जो लिटरेट पॉपुलेशन है अपॉन द टोटल पॉपुलेशन, कि इंडिया का लिटरेसी रेट चल कितना है एक्चुअली, ये परसेंटेज बताती है। सो इन केस ऑफ मेल्स द एडल्ट लिटरेसी रेट दैट इज ALR इंक्रीज फ्रॉम 61.9% इन 1990 to 81% in 2015, which is impressive. In case of females, the literacy rate was just 37.9 in 1990, which increased to 63 in 2015, which is again impressive. It's like a 50% increase. No, actually 100% increase. So, which is still far below the satisfactory level, क्योंकि इसका ज़्यादा होना चाहिए, बट अगर आप परसेंटेज के कंपैरिजन में देखें तो ये ठीक है। सो प्राइमरी कंप्लीशन रेट, सो एडल्ट लिटरेसी रेट आपका क्या होता है कि नंबर ऑफ द लिटरेट एडल्ट्स डिवाइडेड बाय द टोटल एडल्ट पॉपुलेशन। ओके, सो प्राइमरी कंप्लीशन रेट क्या होता है? सो इट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग द लास्ट ईयर ऑफ प्राइमरी स्कूल। So in case of males, the primary completion rate increased from 78% in 1990 to 94% in 2015. And in case of females, the rate increased from 61% in 1990 to 99% in 2015, which is a very good percentage. तो कितने लोगों ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करी है? Then उसके बाद youth literacy rate, so it is the percentage of the people aged 15 to 24 who can with understanding read and write a short simple statement of their everyday life. कि कितने लोग from the age group of 15 to 24 are easily able to read, write and understand things in their daily life. So in case of male, there was a marginal increase in the youth literacy rate from 76.6% in 1990 to 92% in 2015. Okay. So in case of female, the youth literacy rate was 54.2% in 1990 to 87% in 2015. तो ये आपके 3 एजुकेशनल इंडिकेटर्स थे, जिसमें सबसे पहला आपका था एडल्ट लिटरेसी, देन सेकंड वन वाज योर पॉपुलर प्राइमरी कंप्लीशन रेट एंड द थर्ड वन वाज यूथ लिटरेसी। तो आप एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ एंड देन द फर्स्ट पॉइंट, प्लीज नोट इट डाउन। यहाँ पे पॉज करो और नोट डाउन करो। Then coming to the second one, that is primary completion rate. So just pause the video here and note it down. And then the third one, youth literacy rate. So just pause the video and note it down. ओके, सो ये हमारे जो थे हमारे नोटबुक के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। एक बार हम एनसीईआरटी पे आते हैं और देख लेते हैं कि हमारे कौन से क्वेश्चन कहाँ कवर हुए हैं, एंड जो नहीं कवर हुए वो मैं अभी आपको क्लास में ही डिक्टेट करा दूंगी। सो वी ओपन योर एनसीईआरटी, ओपन पेज नंबर 96 विच इज़ द क्वेश्चन आंसर्स पेज। So your first question, what are the 2 major sources of human capital in the country? कौन से 2 मेजर और इम्पॉर्टेंट सोर्सेज थे हमारा? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर। सो आप इसमें लिख सकते हैं 2 मेजर सोर्सेज आर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सोर्सेज में से सबसे इम्पॉर्टेंट 2 कौन से? एजुकेशन और हेल्थ केयर। उसके बाद व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन अ कंट्री। अभी अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है, इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट। सबसे पहला आपका कौन सा आएगा? इसमें सबसे पहला आपका आएगा एडल्ट लिटरेसी,
देन आपका आएगा प्राइमरी कंप्लीशन एंड देन आपका आएगा यूथ लिटरेसी. ओके, सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन अभी हमने करा है. आप यहाँ लिख लो चाहे तो क्वेश्चन नंबर 14. सेकेंड वन रिलेट करता है क्वेश्चन नंबर 14 को. ओके, देन वाई डू वी ऑब्जर्व रीजनल डिफरेंसेस इन द एजुकेशनल अटेनमेंट इन इंडिया. कि हर एक रीजन में एजुकेशनल रेट अलग अलग क्यों है. सो आप इसका आंसर लिखिएगा. थर्ड क्वेश्चन का आंसर अपनी नोटबुक्स में लिखिए. द रीजनल डिफरेंस इन एजुकेशनल अटेनमेंट, प्लीज जस्ट राइट इट डाउन. द रीजनल difference in the educational attainment in India can be due to, just write down the first point, regional inequality in income, regional inequality in income. Then write the second one, disparities in expenditure by the government on the development of educational facilities. Disparities in expenditure by the government on the development of educational facilities. ओके, सो पहला पॉइंट वो क्या कह रहे हैं कि हर एक रीजन में हर एक पर्सन की इनकम अलग अलग होती है, इसीलिए वो डिफरेंस आ जाता है. और दूसरा कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हर एक स्टेट में भी डिफर करता है, तो इसीलिए रीजनल डिफरेंस आ जाता है. ओके, सो ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. ये हम बात कर चुके हैं. यहाँ पे लिख लीजिए रेफर क्वेश्चन 9 ऑफ नोट्स. Then how is human development a broader term as compared to human capital? Again the same question. So in this also we will refer to what? The question 9. So what factors contribute to human capital formation? Human capital formation में कौन से factors आते हैं? ये आपके 5 factors, education, health, on the job, then expenditure on migration and the 5th point on information. So आप इसमें रेफर क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिए ऑफ नोट्स. सो ये इन्होंने पूछा है व्हाट फैक्टर्स, इसमें आपको बस उनकी हेडिंग लिखनी होगी. यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन द एंटायर फैक्टर. ओके, सो कमिंग डाउन टू क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर NCERT. How government organization facilitate the functioning of schools and hospitals in India? ये आपका फिर से क्वेश्चन 4 में रेफर करना अपने सेकंड पॉइंट को, दैट इज एक्सपेंडिचर. फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड ऑन हेल्थ. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ NCERT. एजुकेशन इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन. हाउ? इसमें आपके फिर से क्वेश्चन नंबर 4 को रेफर करना और उसके बाद हमने नीचे उसमें बहुत सारे 5-6 पॉइंट्स लिखे थे अराउंड, जैसे कि एजुकेशन कन्फर्स टू हायर अर्निंग कैपेसिटी, इट गिव्स अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. सो उसमें इसमें ये वो वाले पॉइंट्स आएंगे. आपके क्वेश्चन नंबर 4 को रेफर करना आप. ओके, देन डिस्कस द फॉलोइंग एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ये अगेन आपका क्वेश्चन नंबर 4. सो आप देख रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 कितना इंपॉर्टेंट है. NCERT के कम से कम 5 क्वेश्चंस जो हैं वो सेम क्वेश्चन को प्रिवेल करते हैं. देन कमिंग डाउन टू क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ NCERT. एस्टैब्लिश द नीड फॉर एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन फॉर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. अगेन वी रेफर टू द सेम क्वेश्चन, दैट इज 4th वन. ओके, सो इसमें आप वो वाला पॉइंट कवर करेंगे, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ NCERT. हाउ डज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ? इसमें आप रेफर करना अपना नोट्स का क्वेश्चन नंबर 5. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ NCERT. देयर इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड इन इनइक्वालिटी वर्ल्ड वाइड विद अ राइज इन द एवरेज एजुकेशनल लेवल. सो इसका आंसर आप लिख लो. जस्ट राइट डाउन द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ NCERT. आई एम डिक्टेटिंग इट टू यू. द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट. The given statement is correct
labor skill of an educated person, the given statement is correct. Labor skill of an educated person is more than that of an uneducated person. Labor skill of an educated person is more than that of an uneducated person, which enables him to generate more income, which enables him to generate more income than the educated person. The higher income earning capacity and greater acceptability, the higher income earning capacity and greater acceptability of modern technology, raises the standard and quality of living, As a result, the gap between rich and poor is narrowing down. So, rise in education is leading to the reduction of inequality worldwide. So, rise in education is leading to reduction of inequality worldwide. Okay. So अब हम नेक्स्ट पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एनसीईआरटी. एग्जामिन द रोल ऑफ एजुकेशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. सो आप फिर से रोल ऑफ एजुकेशन बताएंगे. इसमें फिर से आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए ऑफ योर नोट्स, वहीं से ही आपको लेना है. एक्सप्लेन हाउ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ. अगेन वी रेफर टू द सेम क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4. Bring out the need for on the job training of a person. Again question number 4, उसमें on the job training वाला point उठा लेना इसमें. Trace the relationship between human capital and economic growth. You have to refer to question number 5. उसके बाद आपका question number 17, discuss the need for promoting women's education in India. इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए, मैं डिक्टेट करती हूँ. So just write down the answer. Women education needs to be promoted. Women education needs to be promoted. Then write the first point. To improve economic independence. To improve economic independence and social status of women. To improve economic independence and social status of women. Then second point. Women education makes a favorable impact. Women education makes a favorable impact on fertility rate and healthcare of women and children. Women education makes a favorable impact on the fertility rate and healthcare of women and children. Okay. सो ये आपका 17th क्वेश्चन था. इसका आंसर मैंने आपको डिक्टेट कर दिया है. देन 18th वन, आर्ग्यू इन फेवर ऑफ द नीड फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन. ये आपका सेम क्वेश्चन नंबर 10 हमने कवर करा है नोट्स में. व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हम कवर कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 में. एंड देन इन योर व्यू इज इट एसेंशियल फॉर द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द फीस स्ट्रक्चर इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. ये फिर से आपका क्वेश्चन नंबर 10 में कवर हो गया है. ओके. सो ये हमारे थे जो भी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने थे एनसीईआरटी के. आप लोग एक बार मैं आपको ये दिखा देती हूँ, अगर आपने किसी का कुछ आंसर नंबर रेफरेंस नहीं लिखा हुआ है तो आप वापस लिख लो.
ठीक है, तो आइए हम आगे मूव करते हैं। हमें एक शॉर्ट समरी लिखनी है इस पूरे चैप्टर की। तो मैंने की हेड्स यहाँ पे लिखे हैं जो हमें कवर करने हैं इस समरी में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोग बिना रिवाइज करे ये समरी मेरे साथ नहीं लिखेंगे। अगर आप लोगों ने रिवीजन नहीं करी तो यहीं पे वीडियो पॉज करो, पहले टाइम लगा के रिवीजन करो, क्योंकि तभी हमें ये समरी का कॉन्सेप्ट जो हम फॉलो कर रहे हैं क्लासेस में लिखना में मज़ा आएगा और लिखना ज़्यादा हमें यूज़फुल भी रहेगा। सो इस चैप्टर की ये समरी है। ऐसा नहीं आपको इसमें से पढ़ना है, आपको पहले अपने पूरे चैप्टर्स पढ़ने हैं। फिर जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, आपको सुबह रिवीजन करनी होती है या एग्ज़ाम से पहले आप जाते जाते रिवीजन करते हो, तो आपको अपना पूरा टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इस समरी को फ्लिप कर सकते हो ताकि आपको हर एक मेन हेडिंग के की पॉइंट्स याद रह जाएं। ओके, सो की पॉइंट्स याद करने के लिए हम ये समरी को रेफर करेंगे। सो फर्स्ट वन, व्हाट इज़ फिजिकल कैपिटल? सो फिजिकल कैपिटल क्या होती थी हमारी? मशीनरी, लैंड, लेबर कैपिटल। ओके, सो इट इन फिजिकल कैपिटल इंक्लूड्स all those inputs, ये आप मेरे साथ क्लास में ही लिखेंगे, कोई आपको इसके पहले से नोट्स नहीं मिल रहे। which are required, all those inputs which are required for further production like कौन से होते थे ये हमारे? जैसे कि मशीनरी होती थी हमारी, प्लांट होता था, लैंड होता था, प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग। ओके, तो ये आपका ह्यूमन कैपिटल होता था। ह्यूमन कैपिटल कभी भी ओनर से सेपरेट नहीं होता था। ओके, सॉरी, फिजिकल कैपिटल ओनर से सेपरेट हो सकता था, ह्यूमन कैपिटल नहीं हो सकता था। सो ये हमारा फिजिकल कैपिटल होता था। इट इंक्लूड्स ऑल द इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जिनको हम टैंजिबल फॉर्म में देख सकते थे। ह्यूमन कैपिटल ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू व्हाट? refers to the stock of intelligence, knowledge, skills, refers to the stock of skills, ability, okay, expertise, then education and knowledge। ये हमने इसके 5 keywords करे थे। क्या होता था? इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल्स, एबिलिटीज, एक्सपर्टीज, एजुकेशन एंड नॉलेज embodied in people। हमें क्यों चाहिए होती थी ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल is needed to make physical capital more efficient, to make efficient use of physical capital। ओके, ये हमने सबसे पहले पढ़ा था ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल की बेसिक डेफिनेशन, तो हमने उन्हें लिख लिया। उसके बाद हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता था, जो हम पूरे चैप्टर में रेफर कर रहे हैं। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू डेवलपमेंट of what? Of the abilities and skills. It refers to the development of abilities and skills among the population of the country। तो ये हमारी 3 बेसिक डेफिनेशंस थी इस चैप्टर की। ये तो आप मेरे साथ साथ ही लिख रहे होंगे। अब आप याद करिए आपके सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या थे। तो आपको मैं फटाफट 1 मिनट देती हूँ, अपने दिमाग में इसको रिवाइज करिए ताकि जब मैं साथ साथ लिख रही हूँ तो आपको याद रहे कि ये कौन से सोर्सेज थे, या आप मुझसे पहले भी ये सोर्सेज लिख सकते हो। सो सबसे पहले हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर
on education. ओके इसमें आप लिख सकते हो एक छोटा सा पॉइंट ही, ताकि आपको एंड में देखने के लिए याद रहे. लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन is more than that of an uneducated person. Okay, individual invest in education. Why do individuals invest in education? To increase their future income, and raise their standard of living. तो अगर आपको 6 मार्कर में उन्होंने पूछा व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो आप ये पॉइंट्स लिखेंगे और उनके नीचे ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ही लिखेंगे. आपको पूरा उतना बड़ा पॉइंट लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. देन आपका सेकेंड पॉइंट इसमें क्या था? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. इसमें इट इज इम्पॉर्टेंट to build and maintain productive labor force and to improve the quality of living of people. तो हमने ये 2 सोर्सेस की बात करी. यहाँ पे आपका थर्ड सोर्स कौन सा था? थर्ड आपका था ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जिसमें हम बात करते थे कि एम्प्लॉयर ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है या फिर एम्प्लॉय को कहीं और भेज सकता है ट्रेनिंग के लिए. So on the job training, it increases the skill and efficiency of the workforce. And it further leads to increase in productivity and production. Okay, तो हम इसमें बस एक पॉइंट लिखते जा रहे हैं ताकि हमें रिवीजन के टाइम बस याद आ जाए कि ये पॉइंट किस कॉन्टेक्स्ट में था. उसके बाद नेक्स्ट हमारा था एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, जिसमें हम कहते थे इट इज़ अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. व्हाई इज इट अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? क्योंकि लोग माइग्रेट क्यों होते थे? फॉर अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फॉर मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, फॉर अर्निंग मोर इनकम. तो उसकी वजह से हमारा फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल होता था. इट इज़ अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज enhanced earning in the migrated place is more than the increase in cost due to migration.
देन आपका लास्ट पॉइंट क्या था सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में? एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती थी, इट इज़ नेसेसरी टू मेक डिसीजन, regarding investment in human capital as well as for efficient utilization of human stock. तो ये हमारे थे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो ये आपका इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये हमने आज की क्लास के शुरू में भी रिवाइज किया था। सबसे पहला कौन सा था? एफिशिएंट यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल, राइट? आप लोग चाहे तो मुझसे पहले जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, या अगर आपको याद है तो वीडियो को यहीं पॉज करके लिखो और फिर कंफर्म कर लेना। देन हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, हायर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। और क्यों चाहिए होती थी हमें ह्यूमन कैपिटल? इट स्टिम्युलेट्स इनोवेशन, इन्वेंशन, stimulates innovation, invention and creates ability to absorb technology, okay? फिर हमने क्यों पढ़ा था? मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स, फिर हमने पढ़ा था इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसके बाद इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लिविंग, and the last one, control of population growth. ये हमारा था इम्पोर्टेंस और रोल। हमने सिर्फ की पॉइंट्स लिखे हैं क्योंकि एंड में आप बीच का कंटेंट इतनी बार पढ़ चुके होंगे कि आपको वो कंटेंट अपने की पॉइंट को याद करके याद आ जाएगा। अब प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या थी? उतने रिसोर्सेज ही नहीं थे, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। फिर अगर रिसोर्सेज थे भी तो उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं था, तो सीरियस इनएफिशिएंसीज। लोग इंडिया से बाहर जा रहे थे, प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। देन पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो इंक्रीज हो रही थी, तो पर कैपिटा रिड्यूस हो रहा था, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देन उसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट क्या था कि सेवरल इनबैलेंसेस वर देयर। उसके बाद आपका सिक्स पॉइंट कौन सा था? लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। एंड लास्ट पॉइंट आपका वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे प्रॉब्लम्स करी थी। उसके बाद हमने एक और चीज करी थी, ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें हम क्या कहते थे कि ह्यूमन कैपिटल जो है, मैं उसको HC से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो कहती थी ह्यूमन कैपिटल considers education and health as integral parts,
considers education and health as a means to increase labor productivity, while according to ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसको मैं HD लिख रही हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कहती थी, एजुकेशन एंड हेल्थ जो है, एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेलबींग. ओके, ये यहाँ पे आपने नोट कर लिया. उसके बाद सेकंड ह्यूमन कैपिटल क्या कहती थी, ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग as a means to increase productivity, whereas human development said human beings are ends in themselves. ओके, तो ये हमने एक पूरे चैप्टर का जिस्ट बना लिया, जिसमें हमने जो जो इतना डिटेल में पढ़ा था उसको हमने छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लिया है. आप अपनी समरी के लिए एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन करेंगे. ओके, एंड उस नोटबुक में आप सिर्फ सारी समरीज लिखेंगे और जो बाकी का पार्ट है वो आप अपना नॉर्मल नोटबुक में लिखते रहिएगा. एक स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवानी थी, इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो था, और दैट ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट्स ओनली द ओनर एंड नॉट द सोसाइटी. इसका आपको आंसर पता होगा. वो कह रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल सिर्फ ओनर को बेनिफिट करता है एंड सोसाइटी को नहीं. डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट और डू यू डिसअग्री? So we basically disagree with the statement. Why? Because human capital benefits not only the owner but the society in general. For example, an educated person can effectively take part in the democratic process and contribute to the social economic progress of the nation. Similarly, a healthy person prevents any contagious diseases from being spread. So वो basically कह रहे हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होती है वो सिर्फ अपने ओनर को बेनिफिट करती है. हम कह रहे हैं नहीं, वो ओनर को नहीं, वो जनरल सोसाइटी को भी बेनिफिट करती है. ओके, सो ये आपका एक क्वेश्चन था. उसके बाद आप एक और 1 मार्कर में आपको आ सकता है, हाउ कैन द प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन रिसोर्स बी इंक्रीज. ह्यूमन रिसोर्स की प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो सकती है? सो इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड स्किल. इट कैन बी इंक्रीज बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड स्किल टू द अवेलेबल लेबर फोर्स. ओके, सो यहाँ हमने ये चैप्टर कंप्लीट करा. इसी तरह हम हर एक चैप्टर में एंड में समरी लिख रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस समरी को एक सेपरेट नोटबुक में मेंटेन करिएगा और जो आपके नॉर्मल नोट्स आप लिखते हैं उसको एक सेपरेट नोटबुक में. सो नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे. आप ये प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा और अपने सारे नोट्स जो हैं कंप्लीट कर लीजिएगा. सो आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच.